दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपना चैनल 10th मस्ती में। मैं हूं सुखदेव कुमार। दोस्तों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जो खासकर उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। उसके लिए मैं विज्ञान यानी साइंस से, भौतिकी यानी फिजिक्स से, तरंग गति तथा ध्वनि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब लेकर आया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे ध्यान से देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तरंग गति तथा ध्वनि, तरंग गति तथा ध्वनि। और इस चैप्टर से हर हालत में किसी भी कंपटीशन में प्रश्न आना है और इससे जो भी कवर होने वाले हैं चैप्टर से हम सारे प्रश्न को लेकर आया हूँ जो बीपीएससी की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक, आवृत्ति को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। हर्ट्ज को हम इंग्लिश में HZ कहते हैं। क्या कहते हैं? HZ माने हर्ट्ज। आप देखते हैं इतना मीटर हर्ट्ज पर बोलता है। तो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आगे है यांत्रिक तरंगों यानी मैकेनिकल वेव्स का संचरण माध्यम के किन गुणों के प्रभाव से होता है। तो मैकेनिकल जो है वेव का संचरण जो है वह जड़त्व के कारण भी होता है, यानी जड़त्व के कारण भी होता है और प्रत्यास्थता के कारण भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों होगा। आगे कहता है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंगों अथवा उत्तरोत्तर गर्तों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? दो उत्तरोत्तर श्रृंग और उत्तरोत्तर गर्त के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या कहेंगे? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अंग्रेजी में वेवलेंथ कहते हैं। और जानते हैं तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रम होता है और एंगस्ट्रम को ए के पावर ऊपर 0 लिखा जाता है। यही एंगस्ट्रम होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे है, आगे अब कह रहा है कि यांत्रिक तरंगे क्या होती है। तो यांत्रिक तरंगे जो होती है अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यांत्रिक तरंगे जो होती है, तो यांत्रिक तरंगे क्या होती है? तो यांत्रिक तरंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होती है। इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है देखिएगा, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। तो अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण होने में माध्यम के दाब तथा घनत्व में परिवर्तन होता है। ये सही बात है। अनुदैर्घ्य तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस तीनों प्रकार के माध्यम में उत्पन्न होती है। ये भी सही बात है। अनुप्रस्थ तरंगे सुरंगों और गर्तों के रूप में, अनुदैर्घ्य तरंगे संपीड़न तथा विदलनों में संचरित होते हैं। यह भी सही बात है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे है कि अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। प्रकाश तरंगे, ये भी होगा। भूकंपीय एस तरंगे, डोरीयुक्त यंत्रों से तरंगे, तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है क्वेश्चन नंबर 7वां कि किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग हमेशा जानते हैं अनुदैर्घ्य होती है। गैस में जो उत्पन्न तरंग है हमेशा क्या होती है? अनुदैर्घ्य। इसलिए ऑप्शन होगा इसका बी। अब आगे देख लेते हैं। आगे है कि ध्वनि तरंगे कहाँ संचरण नहीं कर सकती है। तो ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में संचरण नहीं कर सकते हैं। निर्वात जानते हैं, जहाँ पर वायु भी नहीं होती है। 20 SZ से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? अपश्रव्य तरंगे, जिसको हम नहीं सुनते हैं। आगे है क्रिस्टल यानी कि प्रकार का ठोस होता है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तरंग क्या है? तो एक्स किरणें, एक्सरे जिसको बोलते हैं, एक्स किरणें की मदद से हम क्या करते हैं? क्रिस्टल की संरचना को जान जाते हैं, यानी ठोस की संरचना को जान जाते हैं। धातु के बारे में हम जानते हैं। आगे है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी कि टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा अवरक्त विकिरण।
अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर अवरक्त विकिरण क्या होता है। तो आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिसमें लाल रंग का प्रकाश जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। लेकिन अवरक्त प्रकाश वो होता है जिसका तरंगदैर्घ्य लाल रंग के तरंगदैर्घ्य से भी अधिक होता है। इसको हम इंफ्रारेड कहते हैं। क्या कहेंगे हम? इंफ्रारेड, माने अवरक्त प्रकाश। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड माने अवरक्त प्रकाश जिसका तरंगदैर्घ्य लाल रंग के तरंगदैर्घ्य से भी अधिक होता है। तो अवरक्त प्रकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसरब तरंगों के लिए सत्य है? प्रसरब तरंगों के लिए सत्य है कि इन तरंगों की आवृत्तियाँ अधिक और तरंगदैर्घ्य कम होती है। ये भी सही बात है। इन तरंगों का उपयोग सोनार जो होता है समुद्री गहराई के नीचे जो है ध्वनि सुनने के लिए होता है, प्रणाली में किया जाता है। इसमें बंदर, डॉल्फिन, मछली, चमगादड़ आदि इन तरंगों को सुन सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि प्रसरब तरंगों को सर्वप्रथम किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो गाल्टन महोदय ने सबसे पहले प्रसरब तरंगों को सर्वप्रथम सीटी बजाकर जो है उत्पन्न किए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। दूरसंचार जो होता है, दूरसंचार जिसमें मोबाइल वगैरह ये सब होता है, इसके लिए प्रयुक्त तरंग क्या होती है? तो माइक्रोवेव का हम प्रयोग करते हैं। क्या क्या करते हैं? माइक्रोवेव का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं, अल्ट्रासोनिक में प्रयुक्त की जाने वाली तरंगें कैसी तरंग होती है? तो अल्ट्रासोनिक जो होती है वह क्या होती है कि प्रसरब तरंगें होती हैं। अल्ट्रासोनिक जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रसरब तरंगें होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सीटी स्कैन करने में प्रयोग की जाने वाली तरंगें क्या होती है? तो इसमें भी होगा सीटी स्कैन में एक्स किरणें का प्रयोग, एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है कि एफएम रेडियो जो होता है, एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास यानी रेंज क्या होता है? क्या होता है? इसका रेंज क्या होता है? तो इसका रेंज होगा 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक। देखते हैं ना कि 88 193 में उनका दो या इस ढंग के बोलता है, तो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिएगा कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो डेसिबल। क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है कि वे तरंगे जो बिना किसी भौतिक माध्यम से निर्वात में संचरण कर सकती है, तो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। आगे कहता है ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होता है? तो धातु में होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होगा? धातु में होगा। अब देखते हैं आगे क्या कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि जो है 45 डेसिबल मापा गया है। कितना? 45 डेसिबल। अब देखिए कुछ तालिका इसमें है, इसको भी देख लेते हैं। आवासीय क्षेत्र के लिए कितना हमको चाहिए स्तर होना चाहिए? 55 डेसिबल। शांत क्षेत्र जहाँ पर वहाँ पर कितना ध्वनि की आवृत्ति चाहिए? 50 डेसिबल। औद्योगिक क्षेत्र के लिए कितना चाहिए? 70 डेसिबल। और व्यापारिक क्षेत्र से अनुमोदित कितना होता है? 65 डेसिबल होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किसका प्रभाव ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता है? तो किसका प्रभाव जो है ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता है? तो दाब का जो ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अब कहता है पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो आयन मंडल में। आयन मंडल ही है रेडियो तरंग के लिए उपयुक्त मानी जाती है। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण माने नाइट विजन कैमरा वगैरह होता है में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त प्रकाश। जो उसमें था रेडियो टेलीविज़न वाला में, उसमें भी यही होता है। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम आते हैं। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में गलत युग्म को चुनें।
तो इसमें गामा किरणें का ये जो है पॉल विलार्ड, ये सही है, क्या है, सही है। तो एक्स किरणें का ये WC रॉटजन, ये भी सही है। परावैंगनी किरणें का जोहान रिटर, ये भी सही है। दृश्य किरणें का विलियम हर्शल नहीं, यह भी गलत है। तो इसलिए इस प्रश्न का गलती कह रहा है चुनने के लिए, तो यही युग्म जो है गलत, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब कहता है कि यदि सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाए, माने धुन बजाया जाए, तो उत्पन्न ध्वनि को भेद हम कैसे करें, अंतर हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका जो होगा केवल गुणता के कारण, ध्वनि गुणता के कारण हम ऐसा कर सकते हैं। ध्वनिता ध्वनि का गुण, ध्वनि का गुणता जो है एक प्रकार का ध्वनि का गुण है, जिससे हम आवाज़ सुरीली है कि क्या है उसके बारे में पता करते हैं। तो ये ध्वनि गुणता के कारण हम दोनों में अंतर कर सकते हैं, सितार और बांसुरी की धुन को। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दो व्यक्ति चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो वे क्या कर सकते हैं। तो वे एक दूसरे की आवाज़ को नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि 20 डिग्री C ताप पर किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो पहले भी आपको बताया कि धातु में होता है, और धातु जो है लोहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है। तो 330 मीटर प्रति सेकेंड, 330 मीटर प्रति सेकेंड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब जो है इस वीडियो में दो प्रश्न और है, ध्यान से देखेंगे कि ध्वनि तरंगों का मार्ग में स्थित किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः अपने पूर्व माध्यम में वापस होने की घटना को क्या कहते हैं। ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल पर ध्वनि स्रोत के मध्यम जो है न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए। 17 मीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।